अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आप जानते हैं राजधानी दिल्ली में चुनाव का माहौल है। मौसम थोड़ा सर्द है, लेकिन चुनाव की गर्मी पूरी तरह से है। आज आपकी अदालत में मेरे मेहमान हैं एक ऐसी शख्सियत जिनसे आजकल चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, जिन पर सबसे ज्यादा इल्जाम लगाए जा रहे हैं, जिन्हें अपने काम का हिसाब किताब देना है। प्लीज वेलकम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। और इससे पहले कि मैं इल्ज़ाम सवालात का सिलसिला शुरू करूं, मैं आमंत्रित कर रहा हूं आपकी अदालत में आज के जज, जान-माने पत्रकार, राइटर, कमेंटेटर पंकज वोहरा को। और इससे पहले कि आज का मुकदमा शुरू करें, आज के जज पंकज वोहरा की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। और मैं इल्जाम लगाऊं, सवाल पूछूं अरविंद जी आपसे, इससे पहले एक नजर अरविंद केजरीवाल के पॉलिटिकल करियर पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हरियाणा के हिसार जिले में पैदा हुए। इन्होंने आईआईटी खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की। उसके बाद अरविंद केजरीवाल इंडियन रेवेन्यू सर्विस में शामिल होकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जॉइंट कमिश्नर बने। अरविंद केजरीवाल ने परिवर्तन के नाम से एनजीओ बनाई और दिल्ली में लोगों के वेलफेयर के लिए योजनाएं बनाई। अरविंद केजरीवाल को मैग्सेसे अवार्ड मिला। कुछ समय बाद अरविंद केजरीवाल सरकारी नौकरी छोड़कर पूरी तरह सोशल एक्टिविस्ट बन गए। अरविंद केजरीवाल लाइमलाइट में आए भ्रष्टाचार के खिलाफ और लोकपाल की मांग के लिए किए हुए आंदोलन से। अन्ना हजारे को साथ लेकर अरविंद केजरीवाल ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बैनर तले जनता को जागरूक किया। इसके बाद अरविंद केजरीवाल राजनीति में कूद गए, अपनी अलग पार्टी बनाई। दिल्ली की विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे। कांग्रेस के साथ मिलकर 49 दिनों की सरकार चलाई और फिर इस्तीफा दे दिया। एक साल बाद फिर चुनाव हुए तो अरविंद केजरीवाल ने 70 में से रिकॉर्ड 67 सीटें जीती और फिर से दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बने। अब 5 साल सरकार चलाने के बाद एक बार फिर अरविंद केजरीवाल जनता के सामने हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा। आपकी अदालत में पहला इल्जाम अरविंद केजरीवाल पर। आपकी अदालत में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोप है कि इन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए। अरविंद जी, अमित शाह आजकल रोज जनता को ये बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के काम सिर्फ विज्ञापनों में नजर आते हैं, असल में कुछ किया नहीं है। 70 वादे किए थे, एक भी पूरा नहीं किया। नहीं, सारे वादे पूरे किए हम लोगों ने। हमने कहा था हम स्कूल ठीक करेंगे, हमने स्कूल ठीक किए। हमने कहा था हम अस्पताल ठीक करेंगे, अस्पताल ठीक किए। हमने कहा था हम बिजली के दाम आधे करेंगे, बिजली मुफ्त कर दी। हमने कहा था हम पानी 20,000 लीटर फ्री देंगे, हमने पानी दिया। हमने कहा था सड़कें, नालियाँ, गलियाँ, जितने वादे किए थे लगभग सारे वादे पूरे हो गए हमारे। अब देखिए, ये 2015 का मैनिफेस्टो जो आपका था वो मेरे पास में, आपने इसमें लिखा कि 500 नए स्कूल बनाएंगे। आप अमित शाह कह रहे हैं वो पता तो बता दो कहां पर ये नए स्कूल बने हैं। हाँ, तो अमित शाह जी, आपके प्रोग्राम के जरिए मैं उनको आमंत्रण देना चाहता हूं कि मेरे साथ चले। पहले भी मैंने कहा था आइए मेरे साथ चलिए, मैं आपको स्कूल दिखाता हूं। अब दो चीज़ें हुई हैं। एक तो कई सारे नए स्कूल भी बने हैं, लेकिन साथ साथ ज़मीन की प्रॉब्लम थी। तो जो एग्जिस्टिंग स्कूल थे उनमें खाली ज़मीन बहुत पड़ी हुई थी, उसमें हमने नई नई बिल्डिंग्स बनाई हैं। तो मौजूदा दिल्ली में दिल्ली सरकार के 1024 स्कूल हैं।
इन 1024 स्कूलों में सारे मिला के 17,000 कमरे हैं। हमने दिल्ली के स्कूलों में 22,000 नए कमरे ऐड कर दिए। 70 साल में 17,000 कमरे बने 1,000 स्कूल में, हमने 22,000 नए कमरे ऐड कर दिए, तो लगभग 1,000 नए स्कूलों की कैपेसिटी क्रिएट कर दी हम लोगों ने। उतने और बच्चे ऐड वो पढ़ सकते हैं। तो हमने नए स्कूल भी बनाए हैं और एग्जिस्टिंग स्कूलों में हम लोगों ने कैपेसिटी भी ऐड की है। कांग्रेस के सुभाष चोपड़ा मुझे कह रहे थे कि 15 साल शीला जी चीफ मिनिस्टर रही, उन्होंने स्कूल बनवाए थे, उनके कमरों को लीपापोती करके आप अपना बता रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं, तो 17,000 पुराने थे, मैं तो आपको डेटा दे रहा हूँ। 22,000 पिछले 5 साल में बने, तो अब टोटल 17 और 22। लेकिन जो आपने नए बनाए उनका वीडियो तो अमित शाह जी ने अपलोड किया है सोशल मीडिया हाँ, पर। वो बहुत गलत किया उन्होंने। मैंने उनको कहा था मेरे साथ चलो मैं आपको स्कूल दिखाता हूँ, वो मेरे साथ तो आए नहीं। उन्होंने क्या किया, अपने 7 एमपीज को भेजा। 7 एमपीज ने हमारे 1024 स्कूल का सारा मुआयना करने के बाद बोले जी बाकी सारे स्कूल ठीक है, 8 स्कूलों में कमी है। उस 8 स्कूलों की वीडियो बना के लाए और उसमें उन्होंने बदमाशी करी। तो जैसे मौजूदा एक बिल्डिंग है उसको हमें डिमोलिश करके नई बिल्डिंग बनाई हमने, तो नई बिल्डिंग बन गई, सारे बच्चे शिफ्ट हो गए उस बिल्डिंग में। इस बिल्डिंग को डिमोलिश किया जाना है, तो ये टूटी फूटी बिल्डिंग पड़ी है, इस पे बुलडोजर चलना है। उसकी फोटो खींच के 8 स्कूलों की ले आए और ये दिखा दिया कि ये देखो ये। और ये मैं नहीं कह रहा, अगले दिन सारे अखबार वालों ने, मीडिया वालों ने उसकी जांच करी और मीडिया में फुल पेज आया है कि देखो ये वीडियो दिखाया इसकी सच्चाई, ये वीडियो दिखाया इसकी सच्चाई। लेकिन मनोज तिवारी ने एक वीडियो दिखाया था हमें, उसमें वो बच्चे कह रहे थे कि यहाँ पर टीचर नहीं आते, 2-3 घंटे पढ़ाई होती है। अगर कोई ऐसा एक आध स्कूल है जहाँ पे टीचर्स की कमी है, टीचर्स की कमी है, मैं मानता हूँ। इतने बड़े स्केल के ऊपर जब आपके कमरे बने हैं तो टीचर्स की मेरे ख्याल से 5 या 6 हज़ार टीचर्स की कमी है, उसकी भी रिक्रूटमेंट करेंगे जल्दी। एक इल्जाम ये लग रहा है कि आपने कहा था दिल्ली में 5,000 नई बसें आएंगी। बसों में कि हाँ, नई आना तो दूर, 1100 बसें कम हो गई। नहीं 5,000 बसें हमने कहा था, बसों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी। 3 साल पहले हम बसें जब प्रोक्योर करने जा रहे थे तो किसी ने दिल्ली हाई कोर्ट से जाके उसके ऊपर हमारे वर्क ऑर्डर के ऊपर स्टे ले लिया। उस स्टे को फिर सुप्रीम कोर्ट से हमें विकेट कराने में 2-2.5 साल लग गए। अब बसें आनी चालू हो गई हैं, 4,000 बसेस के ऑर्डर दिए जा चुके हैं। आप रोज अखबारों में पढ़ रहे होगे, हर हफ्ते लगभग 100, 150, 200 बसें आ रही हैं। अब तो इलेक्शन आ रहा है तो बसें आ रही हैं। नहीं ऐसा नहीं है, ये कोइंसिडेंस है। अगले 3-4 महीने के अंदर सारी 4,000 बसें आ जाएंगे। एक और वादा आपका, जिसका जिक्र जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने कहा है दिल्ली में 30,000 बेड हॉस्पिटल में देंगे, इसका वादा किया था आपने। वो कह रहे हैं 5 साल में 200 बेड कम हो गए। नहीं, ये गलत बोल रहे हैं। वो एक्चुअली ये लोग क्या है, कुछ भी बोल देते हैं, इनके डेटा पे आप विश्वास मत कीजिएगा। आप अच्छा, मैंने सोचा गिन के आए होंगे कि कितने बने। ये गिनते विनते कुछ नहीं है, झूठ बोलते हैं ये लोग। वो तो कह रहे हैं कि झूठ बोलने में सबसे आगे केजरीवाल हैं। तो मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं, और आप अमित शाह जी को भी अपने चैनल के जरिए लिखिए। आप, मैं और अमित शाह जी स्कूलों में चलते हैं, और स्कूलों के अंदर जिस तरह की शिक्षा क्रांति दिल्ली के अंदर आई है, ये तो सारी दुनिया देख रही है। आज दिल्ली के स्कूलों के अंदर जो परिवर्तन आए हैं, ये देश के लिए नहीं दुनिया के लिए एक केस स्टडी है। दिल्ली के हेल्थ सेक्टर में जो रिफॉर्म्स आए हैं, मोहल्ला क्लिनिक बने हैं। मोहल्ला क्लिनिक को देखने के लिए कॉफ़ी अन्नान आए थे स्पेशली इंडिया। नॉर्वे की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आई थी देखने के लिए। यूएन ने इसके ऊपर वो कहा है कि बहुत शानदार मोहल्ला क्लिनिक का जो मॉडल है बहुत शानदार है, तो पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। लगभग 2 करोड़ लोगों का अभी तक इलाज हो चुका है यहाँ पे, 2 करोड़ पेशेंट्स इलाज करा चुके हैं पिछले 5, तो अच्छी चीज हो रही है। उसका भी वीडियो नड्डा जी ने अपलोड किया, वो भी गलत किया, वो भी उन्होंने बदमाशी तो लोग कह रहे हैं कि जहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक है हाइजीनिक नहीं है, उसके पास लोग यूरिनेट करते हैं, बदबू आती है। उन्होंने क्या किया कि कुछ जैसे 1.5-2 साल पहले कुछ मोहल्ला क्लिनिक बन के तैयार हो गए थे, डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट नहीं हुई थी, वो अपॉइंटमेंट होने में 6-7 महीने लग गए, तब तक वो खाली पड़े हुए थे। तो उस टाइम वो थोड़े से
तो जब डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट हो गई और डॉक्टर्स ने बैठना चालू किया तो उनको रिफर्बिश करवा दिया गया। अभी सारे मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं। अब नड्डा जी तो हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं, फिर भी ऐसी बात करते हैं। जो उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि जो दिल्ली के अस्पताल हैं उनमें ना तो सीटी स्कैन होता है, ना एक्सरे मशीन है, ना ऑपरेशन हो सकता है, ना दवाई हो सकती है, ना पट्टी हो सकती है। किस बात के हॉस्पिटल हैं? चलिए हमारे साथ, हम दिखाते हैं आपको। दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार के भी हॉस्पिटल हैं, दिल्ली सरकार के भी हॉस्पिटल हैं। दोनों में एक फ़र्क है। आप कैसे पता करोगे कि ये केंद्र सरकार का है कि दिल्ली सरकार का है? आप किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, अगर उस हॉस्पिटल के अंदर सब कुछ फ्री हो, इलाज भी, टेस्ट भी, दवाइयाँ भी मिले फ्री में, खिड़की भी खुले, तो समझ जाना दिल्ली सरकार का है। और अगर उस अस्पताल में पैसे लगते हों, इलाज के भी, टेस्ट के भी, दवाइयों की खिड़की ना खुलती हो, दवाइयाँ ना मिलती हो, समझ जाना केंद्र सरकार का है। कुछ लोगों के वीडियोस में तो लोग कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में आते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि दवाइयाँ है ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, हो ही नहीं सकता। मैं पर्सनली एज चीफ मिनिस्टर हर मंडे को 11 बजे मेरे पास रिपोर्ट आती है दिल्ली सरकार के हर हॉस्पिटल की दवाइयों की स्टेटस की, किस हॉस्पिटल में कौन सी दवाई अवेलेबल है और कौन सी नहीं है। जो दवाई अवेलेबल नहीं होती उसकी मैं फिर खिंचाई करता हूँ। अच्छा, आपके मैनिफेस्टो में एक वादा है इलेक्ट्रिसिटी बिल का। अब ये मैंने पढ़ा, आपने लिखा आम आदमी पार्टी अगर सरकार बनेगी तो सब लोगों के बिजली के बिल आधे हो जाएंगे। फ्री हो गई है बिजली। किस किस के फ्री बिल आते हैं? फ्री हो गई है बिजली सबकी। नहीं, 200 यूनिट तक फ्री की है। हाँ। आज दिल्ली में लगभग 72% लोगों के बिजली के बिल जीरो आ रहे हैं दिल्ली में। देखिए, अब मनोज तिवारी जी जब आए थे तो ये बिल दे गए, एक दो बिल मैंने रख लिए, बहुत सारे थे उनके पास में। 35 यूनिट बिजली का है लेकिन 40 रुपए का बिल आया है। अब ये फर्जी भी नहीं हो सकता क्योंकि आपकी तस्वीर छपी हुई है पीछे। वो दूसरे वाले पर पीछे आपकी तस्वीर छपी है। अच्छा, इसमें कोई एक आध ये कोई एबरेशन होगा, अदरवाइज ये सारे लोग इस बात के गवाह हैं, दिल्ली की जनता गवाह है कि जीरो बिल आ रहे हैं। ये मैं चेक, अगर इसकी आप फोटोकॉपी देंगे मैं चेक करा लूंगा। तो ये ऐसे बहुत सारे बिल लाए थे, वो इतने सारे बिल थे उनके पास में, उनमें से 2 मैंने चुपचाप रख लिए। नहीं, हो सकता है कोई एक सीरीज के अंदर कोई एबरेशन हो गई होगी, मैं चेक करा देता हूं। मैं आपको भिजवा दूंगा ये सारे बिल। अब पानी का सवाल है। आपने कहा कि सबको सस्ता पानी मिलेगा, लेकिन सबको तो नहीं मिला। 20,000 लीटर पानी तक फ्री है। अब उस पानी के बारे में अमित शाह जी क्या कह रहे हैं मालूम है आपको? क्या? वो कह रहे हैं 31 शहरों में पानी के सैंपल लिए गए थे, सबसे गंदा पानी दिल्ली का निकला, सबसे नीचे। इसमें जब हमने टेक ओवर किया था, दिल्ली के अंदर पानी का सेक्टर बहुत ही ज़्यादा खराब था। 70 साल के अंदर इन्होंने बेड़ा गर्क किया था। हमने लिस्ट बनवाई सारे इलाकों की जहाँ जहाँ पानी गंदा आ रहा था। 2300 ऐसे इलाके निकले, 2300 जहाँ गंदा पानी आ रहा था। कहीं पे सीवर के साथ मिक्स हो रहा था, कहीं पे पानी की पाइपलाइन लीक कर रही थी, कहीं कुछ, कहीं लो प्रेशर था, कहीं पे। हमने 2300 में से बाकी सारे ठीक करा दिए, पाइपलाइंस चेंज करा दी, सब कुछ कर दिया। अब 125 के करीब बचे हैं जहाँ पे अभी पानी गंदा आ रहा है। उन 125 के अंदर भी हम ठीक करा रहे हैं, उनकी भी सबकी हमारे पास स्टेटस। इस साल भर के अंदर, साल से 1.5 साल के अंदर वो 125 भी ठीक हो जाएंगे और सारी दिल्ली को साफ पानी मिलेगा। तो अगर आप, इन्होंने पूरी दिल्ली से इन्होंने 11 सैंपल लिए केवल, तो 11 सैंपल अगर आप लेंगे छांट के कि यार कहाँ कहाँ गंदा आ रहा है, तो आप फिर एक स्केयर क्रिएट करते हैं। देखिए, आपने तो वादा जो आपका मैनिफेस्टो में लिखा है 5 साल में सबको 24 घंटे तो वह नहीं, लेकिन घर में टोंटी से कम 2 घंटे पानी जरूर आएगा और साफ पानी आएगा। 2 घंटे आ रहा है और साफ पानी जो है, मैंने बताया 2300 इलाके ऐसे थे, 125 रह गए हैं, उनको भी 1 साल 1.5 साल में हम ठीक कर देंगे। लेकिन आप कह रहे हैं उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। बेड़ा गर्क किसने किया? अमित शाह जी की मैं स्पीच सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि दिल्ली जल बोर्ड पहले उसमें 22 करोड़ का घाटा था, जब से अरविंद केजरीवाल जी चेयरमैन बने 800 करोड़ का घाटा हो रहा है। ये पता नहीं कहाँ से लाते हैं फिगर। भगवान ही मालिक है इनके फिगर्स के। इन पे यकीन तो मत ही कीजिए आप, मतलब भारतीय जनता पार्टी झूठ की फैक्ट्री है। अच्छा, ये बात सही है कि आपने वादा किया था दिल्ली में 10 से 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगा देंगे? हमने वादा किया था पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। सीसीटीवी कैमरे लगने चालू हो गए, 1.5 लाख लग चुके हैं, 1.5 लाख और लग रहे हैं, तो टोटल 3 लाख का ऑर्डर हो चुका है। लेकिन मैं नंबर्स में नहीं जा रहा,
पूरी दिल्ली के चप्पे चप्पे के ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 30 लाख कैमरे भी जरूरत पड़ेगी, 30 लाख भी लगाएंगे, लेकिन दिल्ली के चप्पे चप्पे को सीसीटीवी कैमरे से कर देंगे। और एक अच्छी बात यह है कि जहां जहां सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं वहां पे क्राइम रेट काफी कम हुआ है। और काफी एनेक्डोटल मेरे को सुनने को मिला है, कई लोग बताते हैं जी हमारे गली के अंदर दारू पी के लड़के बदमाशी किया करते थे, अब वो सीसीटीवी कैमरे लगने के बाद गायब हो गए, जुआ खेलते थे वो गायब हो गए। तो इस तरह से काफी इंप्रूवमेंट आ रहा है लॉ एंड ऑर्डर। लेकिन आज ही मैंने बीजेपी के नेताओं के भाषण सुने हैं, सब ये कह रहे हैं वो जो 1.5 लाख कैमरे जिसका आप दावा कर रहे हैं उनमें से 1.25 लाख तो मोदी जी ने लगवाए हैं। मतलब ये ऐसे लोग हैं कि मतलब किसी भी चीज का क्रेडिट ले जाएंगे। आपको एक मैं एग्जांपल बताता हूं। अभी थोड़े दिन पहले अमित शाह जी लाजपत नगर में आए। लाजपत नगर में स्टेज से बोले कि केजरीवाल ने कहा था मैं दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाऊंगा, 15 लाख, वही जो आप कह रहे हो 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाऊंगा। मैं दूरबीन लेके घूम रहा हूं, मेरे को एक भी कैमरा नहीं मिला। जबकि 1.5 लाख सीसीटीवी कैमरे लगे हैं आप लोगों के यहाँ? लगे हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। 1.5 लाख लग चुके हैं। कुछ के लगे हैं, कुछ के नहीं भी लगे। कुछ के नहीं लगे, अभी तो 1.5 लाख ही लगे हैं। बाई चांस ये हुआ, एक मिनट, बाई चांस ये हुआ कि जिस स्टेज से वो बोल रहे थे उसी के ऊपर 3 सीसीटीवी लगे हुए थे। वहां की आरडब्ल्यू को इतना गुस्सा आया, उन्होंने वो सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग करके अगले दिन उनको भिजवाई अमित शाह जी को। जी जहां स्टेज से आप बोल रहे थे वहीं 3 सीसीटीवी कैमरे। उन्हीं के बारे में तो वो कह रहे हैं कि ये मोदी जी ने जो पैसा दिया था उससे लगे हैं। नहीं, मोदी जी ने आज तक एक पैसा नहीं दिया सीसीटीवी कैमरे का। हम मांगते रह गए, हमने कहा हमें दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाने हैं, निर्भया फंड से दे दो, उन्होंने नहीं दिया। हमने कहा हमें बसों में कैमरे लगवाने हैं, निर्भया फंड से दे दो, उन्होंने नहीं दिया। एक पैसा उन्होंने नहीं दिया, एक कैमरा उन्होंने नहीं लगवाया। लेकिन अब भी कोई देर नहीं हुई है, अभी 3 लाख हम लगवा रहे हैं, 3 लाख वो लगवा दें। मिलके काम करना चाहिए। दिल्ली हमारी भी है, दिल्ली उनकी भी है, दिल्ली सबकी है। दिल्ली को अच्छा करना हमारा। सीसीटीवी कैमरे जितने आप चाहते तो उतनी नहीं लगवा पाए? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने कहा है पूरी दिल्ली में जितनी जरूरत, 3 लाख लगने के बाद हम फिर आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन से इलाके रह गए, उनमें सब में और लगवा देंगे। तो ये 10 लाख 15 लाख की फिगर कहां से? ये पता नहीं वो कहां से लेके आए हैं। उन्हीं से पूछिएगा, अगली बार बुलाइएगा उनको भी आपकी अदालत में। वो तो ये भी पूछ रहे थे कि ये वाईफाई का वादा किया था, मैंने भी पिछले चुनाव के टाइम पर होर्डिंग देखे थे पूरी दिल्ली में वाईफाई फ्री मिलेगा। लगना चालू हो गया, बड़ी देर से शुरू हुआ। हाँ, थोड़ी देर हो गई। इतने सारे काम थे, 5 साल तो लग जाते हैं काम करने में। लगने चालू हो गए और बहुत बड़ी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। काफी एरिया में लग गए हैं वाईफाई। एक चीज जो इलेक्शन में इशू नहीं बनी लेकिन जो दिल्ली की जनता को हर्ट करती है वो है दिल्ली का पोल्यूशन, दिल्ली की हवा। दिल्ली की हवा में जहर है और ये तकलीफ लोगों को है कि 5 साल आपकी सरकार रही, आपने पोल्यूशन के लिए कुछ नहीं किया। मैं थोड़ा सा आपको डेटा दे दूं। जब हमारी सरकार बनी थी तब से 2015 से और 2019 तक दिल्ली में पोल्यूशन 25% कम हुआ है। हम उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि पोल्यूशन बढ़ा नहीं है, बढ़ा होने के उसकी बजाय थोड़ा सा कम हुआ। कम क्यों हुआ? उसके 3-4 बड़े कारण हैं। एक कारण ये कि पहले दिल्ली में बिजली बहुत जाया करती थी, पावर कट बहुत लगते थे। वो आपने देखा था होंडा के जनरेटर लाल रंग के हर जगह रहते, हर जगह 6 लाख के करीब जनरेटर होते थे, वो सारे अब रिडंडेंट हो गए क्योंकि दिल्ली में अब 24 घंटे बिजली है। उससे एक तो पोल्यूशन काफ़ी कम हुआ। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मैं क्रेडिट दे रहा हूँ उनको, जहाँ देना होता है मैं देता हूँ क्रेडिट उनको। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ईस्ट वेस्ट पेरिफेरल वे बनाया है, दिल्ली के चारों तरफ एक तरह से रिंग रोड बनाई है। तो पहले एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, यूपी से हरियाणा और हरियाणा से यूपी जो ट्रक जाया करते थे, लगभग 40-50 हज़ार ट्रक रोज रात को गुजरा करते थे, वो बाहर से गुजरने लग गए, उसका पोल्यूशन कम हुआ है। दिल्ली के अंदर हमने पेड़ बहुत लगाए हैं, लगभग 1100 एकड़ ज़मीन एडिशनल हमने पेड़ लगाए हैं, उसका थोड़ा बहुत असर हुआ है। तो इस तरह के कई सारे स्टेप्स लिए गए, लेकिन अभी और बहुत सारे स्टेप्स लेने हैं। आने वाले 5 साल के अंदर पोल्यूशन को और भी कम करना है। एक मजाक में लोग कहते हैं कि जब केजरीवाल जी आए थे तो ये खुद खांसते थे, अब 5 साल में पूरी दिल्ली खांस रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ी सी खांसी, 25% खांसी कम करी है, 25% सबकी खांसी कम करी है। जी हाँ, जनता से जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब से आपकी सरकार आई है दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी फ्री हो गई है, वाटर पानी भी बहुत फ्री हो गया है, और बसेस में ट्रांसपोर्टेशन आपने बहुत नॉमिनल कर दिया है, कहीं कहीं फ्री है।
तो इससे तो जो अलग स्टेट्स के लोग हैं वो यहाँ आ जाएंगे दिल्ली में और झुग्गियाँ बना लेंगे, लोग यहाँ पे आके रहने लग जाएंगे। वैसे ही इतनी पॉपुलेशन है, तो आप और जो लोग आ जाएंगे उनको कैसे कंट्रोल करेंगे? सो मतलब कि अगर ज़्यादा लोग आएंगे इसलिए दिल्ली को अच्छा ना बनाया जाए। दिल्ली दिल वालों की है, दिल्ली देश का दिल है और पूरे देश के लोगों का सबका स्वागत है दिल्ली के अंदर। दिल्ली मिनी इंडिया है। मौका है हमारे लिए ब्रेक लेने का। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद आपकी अदालत में अरविंद केजरीवाल पर इल्जामात और सवालात का एक पत्र मनोज तिवारी ने लोगों को लिखा है। उसमें लिखा कि 40,000 घर बनाने का काम शुरू हो गया है और ऐसे 2 लाख घर 2022 तक बनकर तैयार हो जाएंगे। कहाँ चालू किया इन्होंने, ये दिखा दें। मेरे को ले चलें कल मनोज तिवारी कि कहाँ मकान बना रहे हैं। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। आपकी अदालत में अगला आपकी अदालत में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर इल्जाम है कि अपनी लड़ाई के चक्कर में उन्होंने जनता का नुकसान किया। केजरीवाल जी, बीजेपी के सारे लोग कह रहे हैं कि 4-4.5 साल तक आप केंद्र सरकार से टकराते रहे और उस टकराव का दिल्ली की जनता को नुकसान हुआ। अब वो कह रहे हैं कि बुरे बीते 5 साल, जल्दी निकल लो केजरीवाल। जनता बहुत खुश है काम से, दिल्ली सरकार के कामों से। और मैं तो ये कहूँगा जिस तरह का क्रांतिकारी काम शिक्षा के क्षेत्र में, स्कूलों के, अस्पताल के, बिजली के और पानी के, कम से कम 4 क्षेत्रों में जो क्रांतिकारी काम हुआ है, 70 साल के भारत के इतिहास में किसी राज्य की सरकार में ऐसा क्रांतिकारी काम आज तक कभी नहीं हुआ। लोग बहुत खुश हैं दिल्ली के। मैं आपको उदाहरण देता हूं। मनोज तिवारी ने कहा कि गरीबों को घर देने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार की थी, आपने उसको लागू नहीं होने दिया। उसकी वजह से 1 साल में 3,623 बेघर लोगों की मौत हुई। नहीं, गलत है। ऐसी कोई प्रधानमंत्री की योजना नहीं है जिसमें बेघरों को घर दिए जा सके। वो झूठ बोल रहे हैं। उनकी जो योजना है और हमारी जो योजना है उसके अंदर एक बेसिक डिफरेंस। हमने भी, दिल्ली सरकार की भी एक योजना है झुग्गी वालों को मकान देने की, जो झुग्गी में रहते हैं उन लोगों को मकान देने की। उनकी भी योजना है उन लोगों को मकान देने की। हमारी योजना के तहत जो इनिशियल अमाउंट पे करना होता है वो बहुत कम है, वो लोग जो पैसा मांग रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो हमने ये कहा था कि अगर आप इस पैसे को कम कर दें तो हम आपकी योजना लागू कर देंगे। वो तैयार नहीं हुए, तो फिर हम लोगों ने अपनी योजना लागू कर दी। आप कह रहे हैं योजना नहीं है, लेकिन ये योजना की पूरी डिटेल तो उन्होंने दी हुई है। ये एक फॉर्म भी है, ये झुग्गियों में बांट वहां मकान। तो जहां झुग्गी वहां मकान ना, बेघरों का नहीं है, दोनों अलग है। होमलेस का नहीं है। होमलेस के लिए नाइट शेल्टर होते हैं। नाइट शेल्टर्स हम लोगों ने बहुत बनवाए हैं। हमारी सरकार बनने के पहले शायद 70 या 80 नाइट शेल्टर थे, अब 300 या 400 के करीब नाइट शेल्टर हो गए हैं। तो आज आपको याद होगा रजत जी, जब हमारे पहले हर साल सर्दियों के महीने में कोर्ट कितना डांटा करती थी दिल्ली सरकार को, कितने लोगों की सड़क के ऊपर सोने से मौत होती थी। पिछले 3-4 साल से आपने एक भी मौत नहीं सुनी है। कोई कोर्ट की फटकार नहीं लगती है। उल्टे कोर्ट के कुछ रिटायर्ड जजेस हमारे नाइट शेल्टर्स देखने के लिए आए थे और उन्होंने खूब तारीफ की है कि नाइट शेल्टर्स के अंदर ये बेघर लोग वो हैं जिनके वोट भी नहीं होते। हम वोट बैंक के लिए काम नहीं कर रहे, तो उनके लिए जितना शानदार अरेंजमेंट हमने नाइट शेल्टर्स के अंदर किया है उसकी सब तारीफ कर रहे हैं। इनफैक्ट हर साल मीडिया भी जाके उसके अंदर देख के आता। दूसरा, ये जो झुग्गी वाला है, ये हम लोगों ने भी, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान की योजना है उनकी भी है। फ़र्क इतना है कि जो इनिशियल अमाउंट अपफ्रंट देना होता है वो उनका ज़्यादा, बहुत हमारा कम है। हमने कहा इसको कम कर दो, हम लागू कर देंगे। नहीं, उसके लिए उन्होंने कहा कि ये जो अनाधिकृत कॉलोनियां हैं, गैर कानूनी कॉलोनियां हैं, जिनको मालिकाना हक देना था, कच्ची कॉलोनियां, हाँ, तो 2 साल से केजरीवाल जी से उनके नक्शे मांगते रहे, कहाँ ये कॉलोनियां हैं, वो नहीं दिए। हाँ, ये अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, मैं आज क्लियर कर देता हूँ। कच्ची कॉलोनियों में 2 किस्म की डिमांड है लोगों की। एक है कि वहाँ पे उनके काम किए जाएं, गली, नाली, सड़क, सीवर, पानी की पाइपलाइन, ये 5 काम होने हैं वहाँ पे। 70 साल में इनका कहीं, कच्ची कॉलोनी के अंदर बिल्कुल नरक की ज़िंदगी होती थी। सड़कें कभी बनी नहीं, गली कभी बनी नहीं, पानी की निकासी नहीं है,
बारिशों के दिनों में घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता था। जितनी सरकारें आई सब कहती थी, या तो कहती थी फंड नहीं है, या कहती थी कानून अलाउ नहीं करता। हमने आने के तुरंत बाद कच्ची कॉलोनियों में काम कराने चालू किए। 1797 में से 1281 कॉलोनियों में मैंने सड़कें बनवा दी, नाली बनवा दी, गली बनवा दी, पानी की पाइपलाइन डलवा दी और सीवर की पाइपलाइन डलवा दी। ये पांचों काम 1281 कॉलोनियों में कंप्लीट हो गए। अब इनके रेगुलराइजेशन का मामला है। हमारी सरकार ने आते ही 12 नवंबर 2015 को कैबिनेट ने प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को भेज दिया कि इनको पक्का किया जाए। केंद्र सरकार 12 नवंबर 2015 से आज तक बैठी हुई थी, चुनाव का इंतजार कर रही थी। जैसे पहले कांग्रेस हर चुनाव के पहले वादे करती थी, अब इन्होंने भी चुनाव के पहले आके इन्होंने कहना चालू कर दिया, अब हम पक्का कर रहे हैं, अब हम रजिस्ट्री दे रहे हैं। आपको पता है, कह रहे हैं 40 लाख लोगों को फायदा होगा। 40 लाख लोगों में से अभी तक कितने लोगों को इन्होंने रजिस्ट्री दी है? 20 लोगों को। और वो भी रजिस्ट्री, थोड़ा सुन लीजिए, 20 लोगों को रजिस्ट्री दी है, वो फर्जी रजिस्ट्री है। फर्जी कैसे है? खेती की जमीन के ऊपर मकान की रजिस्ट्री दे दी। अब कोई कल सरफिरा कोर्ट में चला गया तो उनका मकान भी सील हो जाएगा जिनको रजिस्ट्री दी है, वो भी बेचारे मर जाएंगे। वो तो कह रहे हैं कि केजरीवाल जी अगर वक्त पर हमें नक्शे दे देते। हाँ, नक्शे का भी मैं बता देता हूँ। वो कह रहे हैं हमने सैटेलाइट से नक्शे, सैटेलाइट के नक्शे हमारे हैं। जब 12 नवंबर को हमने उनको भेजा था प्रस्ताव 2015 में, हमने सारे सैटेलाइट के नक्शे भेजे इनको। GSDL के सारे नक्शे हमारे हैं। वो सैटेलाइट के नक्शे ये कहते हैं नहीं, सैटेलाइट के नक्शे मंजूर नहीं है, आप फिजिकल पैमाइश कीजिए, फिजिकल नाप के फिर भेजिए। अब 1797 कॉलोनी को फिजिकल नापने में टाइम लगता है, उसमें फिर हमने नापना चालू किया, उसमें टाइम। अब ये कह रहे हैं नहीं, सैटेलाइट के नक्शे से ही काम चल जाएगा। तो यार 4 साल पहले ही कर लेते। देखिए, ये तो एक पत्र मनोज तिवारी ने लोगों को लिखा है, उसमें लिखा कि 40,000 घर बनाने का काम शुरू हो गया है और ऐसे 2 लाख घर 2022 तक बनकर तैयार हो जाएंगे, जहां झुग्गी वहां मकान, और उस मकान में गैस भी होगी, बिजली भी होगी, पानी भी होगा। ये कहां चालू किया इन्होंने, ये दिखा दें। एक मकान नहीं बना रहे, ये एक मकान, सब झूठ। मेरे को ले चलें कल मनोज तिवारी कि कहां मकान बना रहे हैं। एक योजना केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत। हाँ, अब ये इल्जाम है कि दिल्ली के 1.5 करोड़ लोगों को आपने आयुष्मान भारत का फायदा नहीं लेने दिया। आज आपके चैनल पे डिसाइड हो जाएगा कि आयुष्मान भारत लागू होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। आप कहेंगे तो लागू कर देंगे, आप कहेंगे मत करो तो नहीं करेंगे। दिल्ली सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है, उस स्वास्थ्य योजना के तहत दिल्ली के सारे लोगों को, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, दिल्ली सरकार के सारे अस्पतालों में, सारे मोहल्ला क्लिनिक में और सारे पॉलीक्लिनिक्स में सारा इलाज मुफ्त है। उनका दवाइयाँ भी मुफ्त है, टेस्ट भी मुफ्त है, सर्जरी भी मुफ्त है, सब कुछ मुफ्त है। चाहे 10 लाख रुपए का ऑपरेशन हो, चाहे 20 लाख रुपए का ऑपरेशन हो, सब कुछ मुफ्त कर दिया हमने, अमीरों का भी गरीबों का भी। ये दिल्ली सरकार की योजना है। अब केंद्र सरकार एक योजना लाई है, वो कहती है हम इंश्योरेंस देंगे, एक परिवार को 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस। अगर आपका 6 लाख रुपए का बिल आया, पूरे परिवार का, किसी का भी 6 लाख का बिल आया, तो आपका रिम्बर्स नहीं होगा। और 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस सबको नहीं मिलेगा। जिसके पास स्कूटर है उसको नहीं मिलेगा, जिसके पास मोटरसाइकिल है उसको नहीं मिलेगा, जिसके पास मोबाइल फ़ोन है उसको नहीं मिलेगा, जिसके घर में फ्रिज है उसको नहीं मिलेगा, जिसकी पूरे परिवार की इनकम 10,000 रुपये से ऊपर है उसको नहीं मिलेगा। कोई बचा हो तो बता दो। मैंने आज तक के फिगर्स निकाले, अभी थोड़ी देर पहले तक के। ई कार्ड्स इशू किए गए हैं 12 करोड़ 1,95,000 लोगों को 31 जनवरी तक ई कार्ड आयुष्मान भारत के इस्तेमाल किए गए, यूज किए गए हैं, इशू किए गए हैं। 21,214 हॉस्पिटल्स हैं जो एम्पेनल्ड हैं, जिनमें इलाज हो सकता है 5 लाख तक का। और आज शाम तक 62,97,000 पेशेंट्स को मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा चुका है और इसके ऊपर सरकार 9,205 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। अब इसका मैं आपको असलियत, तो इसका मतलब स्कीम में कुछ तो है। अब मैं बताता हूँ, इस सारे फिगर्स की असलियत बताता हूँ। उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत लागू है, वो सारे इलाज कराने दिल्ली आते हैं। हरियाणा में आयुष्मान भारत लागू है, वो सारे इलाज कराने दिल्ली आते हैं। तो इस योजना, मैं बता रहा हूँ, इस योजना में कार्ड मिलता है, इलाज नहीं मिलता। इलाज कराने के लिए आपको अस्पताल खोलने पड़ेंगे देश के अंदर, आपको क्लिनिक्स खोलने पड़ेंगे। ये जो फिगर है आयुष्मान भारत, 21,214 हॉस्पिटल्स हैं इसमें एम्पैनल्ड हैं। हाँ। और 62 लाख लोगों का इलाज हुआ है।
आयुष्मान भारत का निकल के आया बहुत बड़ा स्कैम है। फर्जी इलाज किए जा रहे हैं। जिस रेट के ऊपर ये हॉस्पिटल्स को दे रहे हैं, हॉस्पिटल उस रेट पे इलाज करने को तैयार नहीं है। फर्जी कागज बनाए जा रहे हैं, फर्जी पेशेंट्स दिखाए जा रहे हैं, इलाज लोगों का नहीं हो रहा। अगर इलाज होता तो उत्तर प्रदेश के लोग दिल्ली इलाज कराने के लिए नहीं आते। हमारा गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल है इस पे यूपी दिल्ली बॉर्डर के ऊपर, उसमें 80% मरीज उत्तर प्रदेश के हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम सबका इलाज करेंगे, दिल्ली दिल वालों की है। जो पूरे देश से आएगा उसका इलाज हम करेंगे। लेकिन अगर आयुष्मान भारत सक्सेसफुल होता तो इन लोगों को बेचारों को दिल्ली आने की जरूरत नहीं पड़ती, वो वहीं इलाज करा लेते। दिल्ली में तो आप पानी बिजली घर भी मुफ्त देते हैं, तो आएंगे ही दिल्ली में। तो इलाज कराने की मैं बात करता हूँ। देखिए, मेरा कहना क्या है कि अगर आयुष्मान भारत से लोगों का इलाज होता है उससे हो जाए, मैं तो कह रहा हूं, इलाज होता है उससे हो जाए, लोगों का इलाज होना चाहिए। हमने यही इनको प्रपोजल भेजा था कि दोनों लागू कर देते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, या तो ये होगी या ये होगी। तो अब हमारी स्कीम जो है वो सबके ऊपर सबके लागू है। कोई उसमें इनकम लिमिट नहीं है, कोई उसमें ट्रीटमेंट की लिमिट नहीं है। 2 करोड़ लोगों के ऊपर जो स्कीम लागू है उसको छोड़ के मैं 1 लाख लोगों पे स्कीम को कैसे इंप्लीमेंट करूं? लेकिन ये भी तो देखिए कि एक साल में करीब 9,000 करोड़ रुपए लोगों को इलाज के लिए उसके मैंने बताया कि वो बहुत बड़ा स्कैम है रजत जी, और ये काफी छप चुका है अखबारों के अंदर कि फर्जी मरीज आ रहे हैं, फर्जी कागज बनाए जा रहे हैं। ये तो सब कंप्यूटराइज्ड डेटा देखा हमने। तो नहीं, सारा जो स्कैम है वो कंप्यूटर पे ही होता है। जैसे मोहल्ला क्लिनिक की जो स्कीम है, तो बड़े बड़े जो रोग हैं, कैंसर है, हार्ट है, इसका तो इलाज वहां नहीं हो सकता। नहीं, तो हमारे 35 दिल्ली सरकार के बड़े बड़े हॉस्पिटल है। जीबी पंथ हमारा है, उसमें हार्ट का भी होता है, उसमें नर्वस सिस्टम का। उन्हीं के लिए तो फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर कह रहे हैं कि उसमें ना सीटी स्कैन होता है, ना कुछ। आप चलिए मेरे साथ, बहुत अच्छा इलाज होता है वहाँ पे। जनता में जो लोग पूछना चाहते हैं। सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि हम टैक्स पेयर हैं, और हम टैक्स पेयर का जो पैसा है वो जिस तरीके से आप ये स्कीम निकाल के आप दे रहे हैं, फ्रीबीज, हाँ, फ्री वाला जो सिस्टम है, तो ये सबको नहीं मिल रहा दिल्ली में। जैसे आपने 200 यूनिट फ्री का आपने सिस्टम बनाया है, तो 200 कोई अगर किसी की 500 यूनिट यूज होती है तो उसको बिल में दिखना चाहिए कि 200 यूनिट आपका खत्म हो गया और 300 के आपको पैसे देने हैं। अब उसको पूरे 500 के देने पड़ते हैं। आप समझो, जो 200 वाले हैं वो 200 वाले पहले कभी देते ही नहीं थे। 200 वाले जो आपने फ्री किए हैं वो 200 वाले कभी पहले दिया ही नहीं करते थे, क्योंकि उनके यहां पर, क्योंकि आज जो दिल्ली की हालत है, 5 साल पहले जितनी झुग्गियां थी आज झुग्गियां और बढ़ गई हैं। सर जो रोडे जिस हालात में पहले थी उसी हालात में 5 साल से उसी हालात में रह गई। जो टैक्स पेयर हैं उनको क्या रिलीफ मिल रहा है इस सरकार से, जो आपकी 5 साल बेमिसाल सरकार गई है? बस मेरा मूल सवाल ये कि टैक्स हम देते हैं, फायदा आप किसी और को देते हैं, तो टैक्स पेयर के लिए क्या फायदा? पहली चीज, 200 यूनिट सबके लिए फ्री है। अगर आप ग्रेटर कैलाश में रहते हो और अगर आपकी खपत 200 यूनिट से कम है, और ऐसे मेरे पास कई सारे केसेस हैं जहाँ पे मियाँ बीवी रहते हैं, बुजुर्ग हैं, और उनकी 200 यूनिट से कम आ रही है, लेकिन ग्रेटर कैलाश में बड़ी कोठी में रह रहे हैं, उनकी भी फ्री है, सबकी फ्री है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबकी फ्री है। 200 यूनिट से ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो आपको फिर सारा लगेगा। तो इसके पीछे एक थोड़ा सी सोच ये भी थी कि लोग बिजली कम इस्तेमाल करें, पावर कम इस्तेमाल करें। आपकी 250 आ रही है तो थोड़ी कोशिश करके आप 200 के नीचे ले आते हो ताकि पावर की सेविंग हो सके, पहली चीज़। लेकिन जो एक ओवरऑल क्वेश्चन फ्रीबीज का है कि फ्री क्यों दे रहे हो, फ्री क्यों दे रहे हो, ये भी उनका मूल सवाल ये है कि इनकम टैक्स ये देते हैं और फ्री उनको मिलता है जो टैक्स नहीं देते। नहीं, एक तो ये भी गलत धारणा है कि कोई टैक्स नहीं देता। इस देश के अंदर गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स देता है, जीएसटी सारे देते हैं। जब एक गरीब आदमी बाजार से माचिस खरीदता है, पेंसिल खरीदता है, पेन खरीदता है, कुछ भी खरीदता है, रोटी खरीदता है, सब्जी खरीदता है, और जीएसटी देता है, जीएसटी सब चीजों के ऊपर लगता है। तो टैक्स तो सब लोग, वो इनकम टैक्स की बात कह रहे हैं। वो इनकम टैक्स तो 1%, आप तो एक्सपर्ट हैं इनकम टैक्स के, 1% लोग देते हैं इनकम टैक्स। पहली चीज, जीएसटी ज्यादा बढ़ा है, इनकम टैक्स तो। लेकिन एक जो लार्जर क्वेश्चन फ्रीबी का उठाया जाता है, हम लोगों ने क्या किया, हमारे पास पैसे कहां से आए ये सारी चीजें फ्री करने के? हमने एक ही चीज करी, हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। भ्रष्टाचार खत्म करने से जो पैसा बचने लगा, वो पैसा काफी बचने लगा हम लोगों का। देखिए, अगर तो मैं फ्री चीजें अगर देता और आपका टैक्स बढ़ा देता तो आप कहते केजरीवाल बदमाशी कर रहा है, एक जेब से ले रहा है दूसरी से निकाल दे रहा है। हमने 12% वैट होता था उसको 5% कर दिया सब चीजों के ऊपर पहले साल में, तो आपका टैक्स भी कम कर दिया।
हम लोगों ने बजट घाटे में नहीं रखा। दिल्ली सरकार, सीएजी की अभी 1 महीना पहले रिपोर्ट आई है, पूरे देश में दिल्ली सरकार अकेली सरकार है जो प्रॉफिट में चल रही है, बाकी सारी राज्य सरकारें घाटे में चल रही है, केंद्र सरकार घाटे में चल रही है। सीएजी ने यह भी लिखा है कि दिल्ली सरकार केवल पिछले 5 साल से फायदे में चल रही है, उसके पहले घाटे में चलती थी। तो हमने सरकार को भी फायदे में रखा, हमने कहीं से लोन नहीं लिया। तो मैंने जो पैसा बचाया भ्रष्टाचार रोक के, उस पैसे को फिजूल खर्ची रोक के, उस पैसे को मैं जनता के ऊपर उनको सुविधाएं दे रहा हूं। अब गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने अपने लिए एक प्राइवेट हवाई जहाज खरीदा है 190 करोड़ रुपए का। मैंने लिए अपने लिए हवाई जहाज नहीं खरीदा, उस 190 करोड़ रुपए से इनकी बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया। नहीं, आप अगर हवाई जहाज खरीद लेते तो उससे क्या बवाना जाते? आपके ऊपर दिल्ली में तो हवाई जहाज की जरूरत नहीं है। आपके ऊपर हेलीकॉप्टर लैंड करता, मैं कितना ट्रैफिक में फंस के आया हूं। मैं अपने घर से मेरा हेलीकॉप्टर उड़ता, आपकी छत के ऊपर उतरता। ना तो आपके घर में हेलीकॉप्टर की जगह, ना मेरी छत पे। लेकिन उनका मूल सवाल एक था, उसका हिस्सा यह है कि जो इनकम टैक्स देता है उसके लिए क्या किया आपने? सबके लिए किया। इनके इलाके में सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, स्ट्रीट लाइट्स लग रही हैं। फरिश्ते स्कीम आपने सुना है? फरिश्ते स्कीम है। फरिश्ते स्कीम में अगर दिल्ली के अंदर किसी का भी एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट किसी का भी हो सकता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, अगर किसी का भी एक्सीडेंट होता है, नॉर्मली अभी लोग हिचकिचाया करते थे उसको अस्पताल ले जाने में। उनको लगता था अस्पताल ले गए तो अस्पताल हमारे सर पे बिल आएगा, अस्पताल वाले कहेंगे पहले एडवांस जमा कराओ। अब हमने कह दिया कि आप नियरेस्ट हॉस्पिटल में ले जाओ, सारा खर्चा दिल्ली सरकार देगी। हमने 3000 लोगों की जान बचाई है। तो दिल्ली के अंदर स्कूलों के अंदर, प्राइवेट स्कूलों को 5 साल से फीस नहीं बढ़ाने दी हम लोगों की, उसमें इनको भी फायदा हुआ, सबको फायदा हुआ। अच्छा, इतने अच्छे आपने काम किए तो लोकसभा के इलेक्शन के 7 सीटें हार गए, तीसरे नंबर पर आए। उसका कारण यह है, देश के अंदर अब लोग लोकसभा को और विधानसभा को अलग अलग नजरिए से देखते हैं। जैसे उड़ीसा का ले लीजिए, उड़ीसा का लोकसभा का और विधानसभा का चुनाव एक ही दिन हुआ। एक वोटर जब बूथ में गया तो 2 मशीनें सामने थी, उसने एक में दूसरा बटन दबाया, दूसरे में दूसरा बटन दबाया। उड़ीसा में उन्होंने जब कॉर्पोरेशन का हुआ उसमें भी साफ हो गए। कॉर्पोरेशन के चुनाव के और दूसरे कारण थे। अब ये क्या बात हुई? पर जनता मालिक है, जनता ने हरा दिया तो हरा दिया। तो इस बार आपको उम्मीद है कि जनता आपको फिर से जिता देगी? जनता मालिक है जो। सर, मुझे आपसे ये पूछना है कि जो निर्भया के आरोपियों को कल फांसी होनी थी वो टल गई है और उसके माँ बाप 4 घंटा बैठकर वेट करते रहे और फिर उन्हें पता चला कि फांसी नहीं हो रही है, वो फूट फूट कर रो रहे थे। तो बहुत ही शर्म की बात है। उनका कहना है कि इसके पीछे जो है दिल्ली सरकार का हाथ है, फांसी को टालने के पीछे। नहीं, पता नहीं वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। दिल्ली सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। इसमें क्या हुआ है कि जो एग्जिस्टिंग अपना लीगल प्रोसेस है, उनके वकील ने उस लीगल प्रोसेस का गलत इस्तेमाल किया। पहले एक बच्चे ने, एक युवा ने, जो भी वो गिल्टी है, उसने मर्सी पिटीशन डाली, उसकी रिजेक्ट हो गई, फांसी की डेट मिली, फिर दूसरे ने डाल दी, फिर उसकी रिजेक्ट हो गई, फिर तीसरे ने डाल दी, चारों ने एक साथ नहीं डाली। तो वो उस प्रोसेस का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अब केंद्र सरकार भी सोच रही है, कोर्ट भी सोच रहा है और हम भी सोच रहे हैं, और इस पे लागू किया जाने वाला है कि इन सारे रूल्स को बदला जाए, ताकि एक बार जब ये साबित हो जाए कि ये गिल्टी है और इसने रेप किया था और इसको फांसी होनी है, तो उस प्रोसेस को वो गलत इस्तेमाल ना कर पाए अपनी फांसी को डिले करने के लिए। ये केवल उनके लिए नहीं, पूरे देश के लिए शर्म की बात है कि इतना जघन्य अपराध जो हुआ था 16 दिसंबर को, वो आज तक 7 साल हो गए, अभी तक उन लोगों को फांसी नहीं मिली है। अब मैं भी चाहता हूं, सब लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द फांसी मिले। लेकिन उनके पिता का जो जिक्र ये कर रही थी, उनके पिता ने कहा फांसी कब होगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन इसका जिम्मेदार केजरीवाल है और कोई नहीं। ये गलत बोल रहे हैं वो, मतलब ऐसे उनको नहीं बोलना चाहिए। इसमें मेरा क्या रोल है बताइए? दिल्ली पुलिस हमारे अंडर में नहीं है। उनको जो बताया गया, उन्होंने कहा कि 4 घंटे जो लोग कोर्ट में बैठे थे, राहुल मेहरा ने, जो कि दिल्ली सरकार के वकील हैं, आकर उल्टा मुजरिमों का पक्ष लिया था। नहीं, उन्होंने कोई मुजरिमों का पक्ष नहीं लिया। उनसे कानून पूछा गया, उन्होंने कानून को कोर्ट के सामने रखा था। राहुल मेहरा का इसमें कोई रोल नहीं है। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। पुलिस हमारे अंडर में नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर हमारे अंडर में नहीं है। हमारे पास केवल केंद्र सरकार से फाइलें आती है, हम जेल में भेज देते हैं, जेल की फाइलें आती हैं, हम केंद्र सरकार में भेज देते हैं। हमारा इसमें कोई रोल ही नहीं है और उसमें 24 घंटे से कम टाइम लगता है हमारा फाइल। हम केवल, दिल्ली सरकार का काम केवल पोस्ट ऑफिस का है और किसी कुछ नहीं है।
तो क्या किया जा सकता है? ऐसे इसमें रूल्स बदलने पड़ेंगे। इस पूरे एपिसोड से सीख के, ये बहुत सीरियस मामला है, सीख के हम लोगों को रूल्स बदलने पड़ेंगे ताकि भविष्य के अंदर इस किस्म से कोई भी कानून का गलत इस्तेमाल ना कर सके। तो यहां पर एक और ब्रेक के रुकते हैं और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में अरविंद केजरीवाल पर इल्जाम और तो सवाल का एक और दौर। आपकी पार्टी के एमएलए अमानतुल्लाह खान वो शर्जील के साथ दिखाई दिए। शर्जील कौन जो कह रहा है इस देश को तोड़ दो? आपको तो याद होगा ना, अमानतुल्लाह खान ने एक लंबी स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने बहुत भड़काने वाली बातें की थी। अगर अमानत ने कुछ गड़बड़ किया उसको गिरफ्तार कर लो, उसके ऊपर एफआईआर करो, उसको जेल भेजो। किसने मना किया? वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर इल्जाम है कि ये देश के दुश्मनों का साथ देते हैं। अरविंद जी, होम मिनिस्टर अमित शाह ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल और पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान की भाषा एक जैसी है। जो इमरान खान बोलते हैं वो अरविंद केजरीवाल बोलते हैं, जो केजरीवाल बोलते हैं वो इमरान खान बोलते हैं। वो भी सबूत मांगते हैं, ये भी सबूत मांगते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। अब जब कुछ भी चल नहीं रहा उनका दिल्ली के चुनाव में, तो फिर वो इमरान खान को ले आए, पाकिस्तान को ले आए। इसका कोई मतलब नहीं है, उनके पास कुछ मुद्दे नहीं है। नहीं, इमरान खान के मंत्री हैं फवाद खान, उन्होंने कहा कि मोदी जी को हराओ दिल्ली के चुनाव में। मैंने उनको कड़ा जवाब दिया। मैंने उनको कहा कि मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, और हमारे देश का चुनाव हमारा आंतरिक मामला है। जो देश पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध है, उससे हमें कोई सलाह नहीं चाहिए, और हमारे आंतरिक मामलों में दखलंदाजी देना बंद करें। लेकिन ये तो आप आज कह रहे हैं, 7 महीने पहले आपने मोदी जी के बारे में क्या कहा था वो मैं आपको सुनवा देता हूं। मोदी ने पाकिस्तानियों के साथ सेटिंग कर रखी है, मोदी ने आतंकवादियों के साथ सेटिंग कर रखी है, उसकी पोल खोलने की जरूरत है। आज जब आप गांव के अंदर में जाओगे, कुछ लोग भ्रमित हैं, कुछ लोग कहते हैं मोदी राष्ट्रवादी है, कुछ लोग कहते हैं मोदी देशभक्त है। आज आपकी जिम्मेदारी है जाके कहना कि मोदी जैसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। वो प्रधानमंत्री तो तब भी थे, आप कह रहे थे उन्होंने पाकिस्तानियों के साथ सेटिंग कर रखी है। तो ये हमारा अंदर का मामला है, वो हमारे देश का मामला है। चुनाव के दौरान वो हमें कुछ भी कहते हैं, हम उनको कुछ भी कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान को हमारे चुनाव के दौरान दखलंदाजी देने का कोई अधिकार नहीं। आज अमित शाह जी मुझे कुछ भी कह सकते हैं, मैं अमित शाह जी को कुछ भी कह सकता हूं, मैं मनोज तिवारी को कुछ भी कह सकता हूं। पाकिस्तानी हमारे बीच में कुछ नहीं कह सकता। ये हमारे, आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ सेटिंग है। मतलब जो ये आपने एक क्लिप चलाई है, उस क्लिप के पहले और बाद में जो कहा गया वो एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में कहा गया था। तो मेरा अपना ये कहना है कि जब चुनाव होते हैं, चुनाव के अंदर आरोप प्रत्यारोप इस तरह की सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन वो पार्टियों के बीच में चलती हैं। भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, ये सारी पार्टियां इस देश का हिस्सा हैं। हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, विरोधी हैं, विपक्ष हैं। जब पाकिस्तान की बात आती है तो हम तीनों एक हो जाते हैं, फिर हम तीनों एक होकर पाकिस्तान से लड़ते हैं। लेकिन पाकिस्तान हमारे बीच में वो कहे इसको जिता देना, उसको, ये नहीं चलेगा। पाकिस्तान बीच में दखलंदाजी नहीं कर सकता। आप कह रहे हैं कि अमित शाह कुछ भी कह सकते, उन्होंने क्या कहा वो मैं आपको बताता हूं। अमित शाह जी ने कहा 2 साल पहले जेएनयू में भारत के टुकड़े टुकड़े होंगे के नारे लगे थे। मोदी जी ने नारे लगाने वालों को जेल में डाला तो केजरीवाल उनके सपोर्ट में पहुंच गए। इनके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। मैं कब गया था? जेएनयू गए थे ना? उनके सपने में आया था मैं। आजकल रोज सुबह सुबह जब अमित शाह जी उठते हैं तो उनको सपना आता है मेरा।
उन्होंने ये भी कहा कि हमने 14 जनवरी 2019 को पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट फाइल की थी, दिल्ली सरकार से इजाजत मांगी देशद्रोह का मुकदमा चलाने के लिए कन्हैया कुमार और उनके साथियों के खिलाफ, लेकिन आज तक इजाजत नहीं मिली। उनको 3.5 साल क्यों लगे ये चार्जशीट फाइल करने में? नहीं, आपको 2 साल वीडियो जारी था, नहीं, एक मिनट मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वीडियो था, वीडियो में कह रहे हैं कि फलाने फलाने ने कुछ कहा, वीडियो का सीधे सबूत था, चार्जशीट 4 दिन में फाइल हो जाती। 3.5 साल तक वो इस चार्जशीट पे कर क्या रहे थे? वो मिले हुए उनके साथ। अब अगली बार जब वो आपकी अदालत में आए तो आप उनसे पूछना कि केजरीवाल आरोप लगा रहा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ आप मिले हुए हो। आपने 3.5 साल लगा दिए उनकी फाइल पे। लेकिन आज तो आप आए हुए ना, तो आज मैं पूछ रहा हूं कि जब उन्होंने 14 जनवरी 2019 को चार्जशीट फाइल कर दी थी, उसके बाद आप अभी तक लीगल ओपिनियन ले रहे हैं? तो उनको 3.5 साल उनको लगे, थोड़ा टाइम हमें भी तो लगेगा। पर मैं थोड़ा सा ऑन सीरियस नोट में 13 बार इसकी सुनवाई टल चुकी है। सीरियस नोट में ये बता देता हूँ कि इस पूरे इसमें जो परमिशन दी जाती है उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट हमारा होता है जो कि कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होता है सरकार के, वो इंडिपेंडेंट व्यू लेता है। तो इसमें वो वकीलों की सलाह ले रहे हैं, वो जो भी सलाह ले रहे हैं। पर मुझे ये बताया गया, जब से ये मुद्दा भी इन्होंने चुनाव में उठाना चालू किया, मैंने पता कराया था, उनका ये कहना है कि जल्दी इसके ऊपर निर्णय लेके और कोर्ट में दे दिया जाएगा। लेकिन इसमें हमारी कोई दखल अंदाजी नहीं है, हमारा कोई रोल ही नहीं है। शाहीन बाग में भी आपका कोई रोल नहीं है? बिल्कुल नहीं है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि हम शाहीन बाग के साथ खड़े हैं। मैं इसको क्लियर कर देता हूं। पहली चीज, इस देश के एकता, अखंडता और भाईचारे के लिए जो भी खड़ा है उसके साथ केजरीवाल खड़ा है। और इस देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात, इस देश के अंदर नफरत फैलाने की बात और इस देश का विभाजन करने की बात जो भी करता है, उसका सबसे बड़ा दुश्मन केजरीवाल है। दूसरी चीज, शाहीन बाग से कई लोग हमारे पास आ चुके, उन्होंने कहा जी हमारी दुकानें बंद पड़ी है इतने दिनों से, रास्ते बंद पड़े हैं इतने दिनों से, वहाँ से एम्बुलेंस नहीं जा सकती। एक दिन एम्बुलेंस रुक गई थी, वहाँ से बच्चों की बसें नहीं जा पा रही, बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं, अब बच्चों को बहुत तकलीफ हो रही है, सड़क बंद पड़ी है। तो उन्होंने कहा जी आप गृह मंत्री जी से बात करके उनको भेजिए ताकि वो बात करके इसको सुलटाएं, इसको रास्ते खुलवाएं उसको। आप क्यों नहीं खुलवा देते? मेरे हाथ में ही नहीं है कुछ भाई। मैं ना तो मेरे पास लॉ एंड ऑर्डर है, वो लोग बैठे हैं। कल मैंने आपके टीवी पे ही देखा था, टीवी पे आपका एक वहां पे पत्रकार गया हुआ था, सौरभ शर्मा वहां गए हुए थे। सौरभ शर्मा 3-4 घंटे उसने शायद बिताए वहां पे। उसने वहां सब लोगों से बात कर रहा था, सब लोग ये कह रहे थे जी अमित शाह जी आए और हमारे से बात करें। तो अमित शाह जी को जाना चाहिए, सीए एनआरसी को लेके उनके मन में जो भी वो है वो उनको बात करें, बात करके उनको हटवाएं। अगर हमारे देश का गृह मंत्री एक रास्ता नहीं खुलवा सकता तो फिर क्या गृह मंत्री है? देखिए, ये इल्जाम इसलिए लगता है, शर्जील इमाम जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया, 48 घंटे लग गए उनको। हमारी दिल्ली पुलिस हमारे पास होती ना, 2 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लेते। आपने डिमांड की थी ना होम मिनिस्टर से गिरफ्तार कर लो, कर लिया, लेकिन हमारे डिमांड करने पे किया। हाँ, मतलब वेट कर रहे थे हमारे। आपकी इल्जाम इसलिए लगता है कि आपकी पार्टी के एमएलए अमानतुल्लाह खां वो शर्जील के साथ दिखाई दिए। शर्जील कौन? जो कह रहा है कि असम को अलग कर दो, जो कह रहा है दिल्ली के लोगों का दूध बंद कर दो, दिल्ली के लोगों का पानी बंद कर दो, इस देश को तोड़ दो। उसका तो हमने कहा था कि इसको तुरंत गिरफ्तार करो, इसको सख्त से सख्त सजा दिलवाओ, हमने तो कहा है। तो अपनी पार्टी के एमएलए के लिए नहीं कहा है? दिखाओ, मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं, दिखा सकता हूं। अच्छा हुआ वीडियो लेके आया, आपने तो मांग लिया। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, सुनो यार, शर्जील भाई को बोलने दीजिए। ये तो लड़ाई कर रहे हैं आपस में। लड़ाई नहीं कर रहे आप लोग, वो से माइक छीन के बोल रहा है, अभी अमानत ने माइक छीना उससे। ये शाहीन बाग का वो है जहाँ पे इतनी जनता खड़ी है, तो स्टेज के ऊपर वो भी खड़ा है और ये भी खड़ा है और इसने माइक छीन के, शर्जील अभी कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, उसे माइक छीना है अमानतुल्लाह ने, उसको बोलने नहीं दे रहा। आपको तो याद होगा ना, अमानतुल्लाह खान ने एक लंबी स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने बहुत भड़काने वाली बातें की थी। अगर उन्होंने कुछ भी गलत बोला था, पुलिस को एफआईआर करनी चाहिए थी। पुलिस ने शाहीन बाग मामले में जो एफआईआर किया उसमें अमानत का नाम नहीं है। अगर अमानत ने कुछ गड़बड़ किया उसको गिरफ्तार कर लो, उसके ऊपर एफआईआर करो, उसको जेल भेजो। किसने मना किया? आप अगर बीजेपी के एमपीज के बयान देखें, उन्होंने तो कहा कि अरविंद केजरीवाल आतंकवादी है।
मैं आतंकवादी नजर आता हूं? मैं परसों इन्होंने कहा था, परसों ये कहा था इनके कुछ मंत्रियों ने, इनके कुछ नेताओं ने कि केजरीवाल प्रवेश वर्मा और मनोज तिवारी इन दोनों ने, इन्होंने कहा था कि केजरीवाल आतंकवादी है। मुझे भी बहुत दुख हुआ। दिल्ली के हर बच्चे के अच्छी पढ़ाई का इंतजाम मैंने किया है। कोई आतंकवादी बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम करता है? दिल्ली के किसी भी परिवार में कोई बीमार हुआ, उसके इलाज का मैंने इंतजाम किया है। आतंकवादी लोगों के इलाज कराता है? मैंने दिल्ली के 40,000 बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई है, हरिद्वार, ऋषिकेश, द्वारका, शिरडी। आतंकवादी तीर्थ यात्रा कराते हैं? देश के जितने दिल्ली के रहने वाले सिपाही बॉर्डर पे शहीद होते हैं, उनके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दिया। उनके परिवार का मैंने वो किया है, हमने सुध ली है उनकी। कोई आतंकवादी शहीदों की वो नहीं करता। उस दिन जब मैं शाम को अपने घर गया, मेरे माँ बाप, मैं अपने माँ बाप के साथ ही रहता हूँ, तो रोज़ शाम को मैं जब घर जाता हूँ तो थोड़ी देर उनके साथ बैठता हूँ, पूरे दिन की बातचीत करते हैं। वो बहुत दुखी थे उस दिन। वो बोले सुबह से टीवी के ऊपर चल रहा है केजरीवाल आतंकवादी है, केजरीवाल आतंकवादी है। वो बोले कि केजरीवाल कट्टर देशभक्त है, केजरीवाल आतंकवादी नहीं हो सकता। अब देशभक्त ने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। एक मिनट। तो मैं दिल्ली की जनता का मैंने पिछले 5 साल से दिल्ली की जनता का बेटा बन के मैंने काम किया है। उनके बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, उसका मैंने हिसाब किताब रखा है। हर जितनी अभी तक जिंदगी मैंने जी है, मैंने तन मन धन सब कुछ देश के नाम न्यौछावर किया हुआ है। इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था, करोड़ों रुपए कमा सकता था। मैंने कमिश्नर की नौकरी छोड़ के अन्ना आंदोलन के अंदर हिस्सा लिया। 2013 में आपको याद होगा 2 बार मैंने अनशन किया था, 15-15 दिन भूखे रहा था मैं डायबिटीज का मरीज हूं। दिन में 4 बार मेरे को इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। और कोई भी डॉक्टर आपको बताएगा कि जो डायबिटीज का मरीज है और जो इंसुलिन के ऊपर है, अगर वो 4 घंटे भूखा रह जाए उसकी मौत हो जाती है। मैं 15 दिन तक मैंने अनशन किया था। ऊपर वाले की कृपा है जो मैं जिंदा हूं। तो मैंने अपनी जान दांव पे लगाई है देश के लिए, और ये लोग कहते हैं मैं आतंकवादी हूं। तो मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, क्या ये मेरे को अपना बेटा मानते हैं या मेरे को अपना आतंकवादी मानते हैं? भारत के गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल और इनकी पार्टी को वोट मत देना, अगर ये सत्ता में आए तो दंगे होंगे और दिल्ली सुरक्षित नहीं रहेगी। देखिए हो क्या रहा है कि इनके पास इस चुनाव में कोई मुद्दा नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा है इनके पास। ना तो इनके पास, दिल्ली की जनता इनको एमसीडी दी थी, भाई एमसीडी का काम तुम संभालो। आज दिल्ली के अंदर आप देख रहे हो एमसीडी का क्या हाल है, कूड़े का क्या, एक सफाई की जिम्मेदारी एमसीडी की है। इनके प्राइमरी स्कूल है, स्कूलों को देख लो जाके कितना बुरा हाल है, सफाई की क्या हालत है। मैं अमित शाह जी को यह कहना चाहता हूं कि रोज आप दिल्ली के लोगों ने मिलके, 2 करोड़ लोगों ने मिलके 5 साल में दिल्ली को संवारा है। ये केजरीवाल ने नहीं किया, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, ये इन सब के साथ मिलके किया है मैंने। आप रोज दिल्ली के लोगों का बेइज्जती करने की बजाय आप आके अपने अच्छे काम बताओ ना, कि हमने दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी थी, हमने दिल्ली पुलिस में ये कर दिया, हमने एमसीडी में ये कर दिया, हमने डीडीए में ये कर दिया। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये केवल और केवल हिंदू मुसलमान के नाम पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। दिल्ली की जनता बहुत सियानी है, उन्होंने देखा है पहली बार एक सरकार आई है जो कि उनके मुद्दों पे बात कर रही है, उनके परिवार के मुद्दों पे बात कर रही है, उनके बिजली का ख्याल रख रहे हैं, पानी का ख्याल रख रहे हैं। 24 घंटे बिजली कर दी हमने, पूरे देश में किसी शहर में 24 घंटे बिजली नहीं है। तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा। कभी शाहीन बाग उठाते हैं, कभी हिंदू मुसलमान करते हैं, कभी पाकिस्तान को ले आते हैं, केवल और केवल मुद्दों से भटकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली की जनता बहुत सियानी है, वो देख रही है। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, एक टीवी चैनल ने एक और वीडियो चलाया था, उसमें एक आदमी से पूछ रहे थे, वो बोला जी हम पैदाइशी बीजेपी वाले हैं, मेरे पिताजी जेल गए थे इमरजेंसी के टाइम में, जनसंघ के थे, लेकिन बोले मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, मेरे बच्चे का भविष्य बदल दिया केजरीवाल ने, कहता मैं वोट केजरीवाल को दूंगा। तो फिर पत्रकार ने उनसे पूछा कि पर ये शाहीन बाग, बोला जी ये शाहीन बाग 10 दिन का मामला है, जबरदस्ती उठा रखा है इन लोगों ने शाहीन बाग, 10 दिन के बाद तो केजरीवाल ही काम आएगा, हमारे बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य वही कराएगा।
तो आपको लगता है कि 10 दिन बाद ये शाहीन बाग के लोग उठ जाएंगे? मुझे तो लगता है ये सारा बीजेपी वाले ही करा रहे हैं, बीजेपी का ये सारा ड्रामा चल रहा है। आप तो बीजेपी वालों से कह रहे हैं मुझे वोट देना। उसका कारण है, आप सब जानते हो कि किस तरह से 5 साल पहले दिल्ली के सरकारी स्कूलों की और अस्पतालों की कितनी बुरी हालत थी। 5 साल में इनको ठीक किया हम लोगों ने, बहुत मेहनत करके, बड़ी मेहनत करी है। अब अगर आपने दूसरी पार्टी वालों को वोट दे दिया, ये फिर खराब हो जाएंगे। तो मैं अपने लिए वोट नहीं मांग रहा, दिल्ली की तरक्की के लिए, देश की तरक्की के लिए इस बार सारे जने मिलकर झाड़ू को वोट देना चाहिए। और 5 साल में मैंने सबका काम किया, मैं सबका मुख्यमंत्री हूं। मैं बीजेपी वालों का भी मुख्यमंत्री हूं, मैं कांग्रेस वालों का भी हूं, आम आदमी पार्टी वालों का भी, सबका मुख्यमंत्री हूं। मेरे पास बीजेपी वाला आया, उसका भी काम किया, कांग्रेस वाला आया, उसका भी काम किया। और 5 साल मैं ही काम आया हूं बीजेपी कांग्रेस वालों के। जब आपके बच्चों की फीस बढ़ा रहे थे आपके स्कूल वाले, तो बीजेपी कांग्रेस वाले काम नहीं आए थे, केजरीवाल काम आया था आप लोगों के। आपकी फीस मैंने कम कराई थी। जब आपके घर में कोई बीमार हुआ, अगर आपके घर में 5 साल में कोई बीमार हुआ, बीजेपी कांग्रेस वाला काम नहीं आया था। मैंने आपके बच्चों के इलाज का इंतजाम करा था अस्पतालों के अंदर। 5 साल मैं ही काम आया था, आने वाले 5 साल में भी मैं ही काम आऊंगा। मैंने कभी सौतेला व्यवहार नहीं किया ये सोच के कि आप बीजेपी के हो, आप कांग्रेस के हो, आप आम आदमी पार्टी के हो। तो मैं ही काम आया था, मैं ही काम आऊंगा। आपको अपने परिवार का हिस्सा माना है मैंने। एक और ब्रेक के रुकते हैं और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में अरविंद केजरीवाल पर इल्जाम और तो सवाल आपका एक और। 2016 में आप अपने ट्वीट्स में 124 बार नरेंद्र मोदी का जिक्र किया। 2017 में सिर्फ 33 बार आपने मोदी जी का नाम लिया। 1 मार्च 2017 के बाद मार्च 2018 तक एक बार भी नरेंद्र मोदी का नाम अपने ट्वीट में कहीं जिक्र नहीं किया। 16 के बाद से रिड्यूस हो रहा है। हाँ, तो इसका राज क्या है? नहीं, इसका कोई राज नहीं है। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। आपकी अदालत में अगला। आपकी अदालत में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोप है कि ये विरोधियों के बारे में बेसिर पैर की बातें कहते हैं। अब मैं 2-4 चीजें याद दिलाता हूं आपको। 18 मई 2019 का एक बयान देखा, बीबीसी में आपने कहा कि बीजेपी मुझे अपने ही सुरक्षा कर्मियों से मरवा सकती है, मेरे सुरक्षा कर्मी बीजेपी को रिपोर्ट करते हैं। कहने का मतलब यह है कि इतने सारे जो इंसिडेंट्स हुए थे जब मेरे ऊपर अटैक किए गए, आप तो इतने सीनियर पत्रकार हैं, कभी आपकी नज़र में ऐसे आया कि किसी मुख्यमंत्री के ऊपर रिपीटेड इतनी बार अटैक हो? ऐसा क्यों हो रहा है? मेरा कहने का मतलब ये था कि चूंकि जो मेरे भी सिक्योरिटी है और जो वो सारी पुलिस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करती है, उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो जितने भी अटैक हुए उसके ऊपर कोई जांच नहीं होती, उसका कोई नतीजा नहीं निकलता। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मुख्यमंत्री के ऊपर रिपीटेडली सरकारी फंक्शंस के ऊपर, एक सरकारी फंक्शन था उस पर स्टेज पे आके कोई इंक फेंक के चला जाए? ऐसा हो सकता है? और उस पर सारे ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, बड़े बड़े डिग्निटरीज बैठे हुए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो मैं मानता हूं कि लोकतंत्र में ये नहीं होना चाहिए। किसी चुने हुए प्रतिनिधि के बारे में इस तरह की चीज हो, लेकिन अब तो आपके पास सिक्योरिटी है काफी इसमें। नहीं, वो सिक्योरिटी सारी उनको रिपोर्ट करती है, मेरा ये कहना था। तो उनको इसके बारे में भाई चाहे उनको रिपोर्ट करे चाहे मेरे को रिपोर्ट करे, उनकी जिम्मेदारी है ना आज दिल्ली की सिक्योरिटी, दिल्ली के मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी, मंत्रियों की सिक्योरिटी, उनको इंश्योर करना पड़ेगा। एक और बयान आपको याद दिलाता हूं, ये 14 जनवरी 2019 को आप अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं मोदी हिटलर है, ये अगर फिर से पावर में आ गए तो चुनाव नहीं कराएंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे। तो चुनाव तो करा रहे हैं, आप लड़ रहे हैं चुनाव। जैसा मैंने कहा कि चुनावों के दौरान जो भी वो भी आरोप प्रत्यारोप करते हैं, हम भी आरोप प्रत्यारोप करते हैं। 18 मार्च 2016, अब ये तो चुनाव का मौका नहीं था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सारे जज थे, आपने कहा मैंने जजों को आपस में बात करते सुना है कि उनके फोन टैप कराए जाते हैं। कई जज बोलते हैं, आपको भी बताते होंगे, आप स्माइल कर रहे हैं। तो कोई नहीं बताता। कई जजेस बोलते हैं लोगों के फोन टैप किए जाते हैं। आप कहते हैं सरकार जासूसी कराती है, तो आपकी भी कराती होगी? जरूर कराती होगी, पहले कांग्रेस कराती थी, अब बीजेपी कराती है। तो आप सरकार में आप भी किसी की जासूसी कराते हैं? मेरे पास है ही नहीं, हमारे पास ना पुलिस है, ना लॉ एंड ऑर्डर है, ना क्रिमिनल वो है।
अब 15 दिसंबर 2015 का आपका, मैं एक एक करके पीछे जाता जा रहा हूं। जब मोदी मेरा मुकाबला राजनीति में नहीं कर पाए तो कायरता पर उतर आए, सीबीआई भेज दी, मोदी साइकोपैथ हैं। पिछले 5 साल के अंदर जिस तरह से हम लोगों को प्रताड़ित किया गया है, मेरे ऑफिस के ऊपर सीबीआई की रेड हुई, मेरे घर पे दिल्ली पुलिस की रेड हुई, मेरे बेडरूम के अंदर दिल्ली पुलिस सब कुछ छान के गई है। आप सोच सकते हैं सिटिंग चीफ मिनिस्टर के अंदर उसी स्टेट की पुलिस, और क्या आरोप था? कुछ आरोप नहीं था। सिटिंग चीफ मिनिस्टर के बेडरूम को सारा छान के गई, तो उनका मकसद क्या था? उनका मकसद था यार कोई फाइल वाइल मिल जाए, कच्चे कागज बेडरूम में रखते हैं लोग, मैं कोई कागज वागज रखता नहीं, उनको कुछ मिला नहीं, इसीलिए मैं उनके काबू नहीं आ रहा अभी तक। लेकिन अब क्या हो गया? अब मिली भगत है, आप भी कुछ नहीं कहते, वो भी कुछ नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं है। जब जब कोई इशू उठाए तभी मैंने बात की है, बिना इशू के इस तरह से मैंने कोई नहीं। मैंने थोड़ा डेटा एनालाइज किया। 2016 में आप अपने ट्वीट्स में 124 बार नरेंद्र मोदी का जिक्र किया, मतलब जिक्र किया मतलब आलोचना की। 2017 में सिर्फ 33 बार आपने मोदी जी का नाम लिया। 1 मार्च 2017 के बाद मार्च 2018 तक एक बार भी नरेंद्र मोदी का नाम अपने ट्वीट में कहीं जिक्र नहीं किया। 18 के बाद अभी शुरुआत हुई, उसका एनालिसिस मिला नहीं है मुझे। ये तो डेटा तब तक मतलब नहीं मिल पाया। 16 के बाद से रिड्यूस हो रहा है। हाँ, तो इसका राज क्या है? नहीं, इसका कोई राज नहीं है, इसका कोई राज नहीं या है। वो राज है जो बताना नहीं चाहते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मकसद केवल और केवल दिल्ली के लोगों के काम कराना है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, जब भी कोई काम फंसता था तो उसके बाद हमें उनसे बात करनी पड़ती थी, केंद्र सरकार से, एलजी साहब से। तो जैसे पहले सारी फाइलें हमारी एलजी साहब के पास जाया करती थी, तो सीसीटीवी कैमरों की फाइल एलजी साहब के पास 2-2.5 साल से पेंडिंग पड़ी हुई थी। जब भी हम जाते थे हम कहते थे जी सर कर दो, वो कहते थे हाँ अगले हफ्ते जरूर कर दूंगा, वो कर ही नहीं रहे थे। फिर एक दिन मैं और मनीष गए, हमने कहा सर कर दो, वो बोले अगले हफ्ते कर दूंगा। हमने कहा जी हम यहीं बैठे हैं, हम करवा के जाएंगे, अब आप 1 हफ्ता लो, 2 हफ्ता लो, हमें कोई चिंता नहीं है। तो 10 दिन का हमने धरना किया था, आपको याद है। तो इन्हीं लोगों की सीसीटीवी कैमरों की फाइलें क्लियर कराने, मोहल्ला क्लिनिक बनवाने, इनकी बिजली सस्ती करवाने, इनका पानी सस्ता करवाने, उसी के लिए मैं पहले तो हाथ जोड़ता हूँ, फिर पैर पकड़ता हूँ, फिर जब कुछ नहीं बात बनती तो कभी कभी धरना करना पड़ता है। तो अब ये बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि आपको कैसी सरकार चाहिए? काम करने वाली सरकार चाहिए या धरना प्रदर्शन करने वाली चाहिए? तो काम करवाने के लिए ही कभी कभी धरने करने पड़ते हैं। जितने काम, आज एक चीज बताओ, जिस तरह का सरकारी स्कूलों का परिवर्तन आपने दिल्ली में देखा है, बीजेपी के किसी स्टेट के अंदर देखा? इतने सालों से बीजेपी की इतनी सरकारें बन चुकी, कभी बीजेपी ने किसी बाहर का छोड़ो ना, यूपी हरियाणा एमसीडी के ले लो, एमसीडी के स्कूल कभी उन्होंने किया? उन्होंने कभी अस्पताल अच्छे करे? उनका एक राज्य ले लो, उत्तर प्रदेश के अंदर 24 घंटे बिजली आती हो, हरियाणा में 24 घंटे बिजली आती हो। तो आपको तो खुश होना चाहिए कि दूसरे राज्यों के चीफ मिनिस्टर, केंद्र सरकार के मंत्री, एमपीज आ रहे हैं आपका काम देखने के लिए। हाँ, वो इस बार दिल्ली की राजनीति में बड़ा इंटरेस्टिंग वो आ रहा है। ये इतनी सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं। ये पहले दिल्ली में 3 पार्टियां थी, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। इस बार सारे मिल गए, बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, एलजेपी, जेडीयू, पता नहीं क्या क्या उठा के ले आए पूरे देश से। और इनका एक ही मकसद है, केजरीवाल को हराना। और जब उससे काम नहीं, पहले तो ये सारे इकट्ठे हो गए पार्टियां, उससे काम नहीं चला, अब सारे मुख्यमंत्री आ रहे हैं। परसों विजय रूपानी जी आए, एक सभा कर रहे थे और खूब गालियां दे रहे थे मेरे को। तो वहां जनता से नहीं रहा गया, जनता ने खड़े होकर पूछा जी गुजरात में बिजली क्या रेट है? बोले 10 रुपये यूनिट। बोले हमारे केजरीवाल ने तो फ्री कर रखे हैं यहाँ पे। तो बोले जी पहले आप गुजरात जाके अपनी बिजली संभालो, फिर हमको भाषण देना। कल खट्टर साहब आए, खट्टर साहब बोले वहां पे वो मेरे को गालियां दे रहे थे, तो वहां जनता ने पूछा खट्टर साहब आपके यहाँ कितने घंटे बिजली आती है? तो बोले 10 घंटे दिन में। बोले केजरीवाल ने 24 घंटे बिजली कर रखी है, तो आप अपने राज्य में जाओ, पहले अपनी बिजली ठीक करो, फिर यहाँ आना। तो ये सारे आ रहे हैं, इनका केवल एक ही मकसद है। मैं कहता हूं मैं स्कूल ठीक करूंगा, ये कहते हैं केजरीवाल को हटाओ। मैं कहता हूं मैं अस्पताल ठीक करूंगा, ये कहते हैं केजरीवाल को हराओ। इनका एक ही मकसद है, मेरे को हराना, दिल्ली के विकास को रोकना। आप कह रहे हैं स्कूल ठीक करेंगे, अस्पताल ठीक करेंगे, वो कह रहे हैं केजरीवाल को ठीक करेंगे। केजरीवाल को ये ठीक कर सकते हैं, इनके हाथ में ताकत है। लेकिन आप कह रहे हैं कि सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई, कांग्रेस, जेडीयू, बीजेपी। आप वो दिन भूल गए जब आप कोलकाता में गए थे तो आप भी
ममता बनर्जी, शरद पवार सारे इकट्ठे हो गए थे मोदी को हराने के लिए। तो जनता ने हमें हरा दिया। जनता मालिक है, जनतंत्र के अंदर जनता मालिक है, जनता ने हमें हरा दिया उस टाइम। केजरीवाल जी, आपसे सब तरह के सवाल पूछिए, आपके काम के बारे में, आपकी राजनीति के बारे में, और अच्छी बात है कि आपने मुस्कुरा के किसी को डक करने की कोशिश नहीं की, सारे जवाब दिए। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज पंकज वोरा का फैसला आज के मुकदमे पर। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज मुकदमा चलाया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर, जो चुनाव के मैदान में हैं। उनसे पूछा उनके काम के बारे में, उनसे पूछा विरोधियों ने उन पर जो आरोप लगाए उनके बारे में, उनके बयानों के बारे में। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज पंकज वोरा के फैसले का। केजरीवाल साहब के ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगे और उन्होंने उन इल्जामों का बहुत सफाई और बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत जो है केजरीवाल जी को बरी करती है और ये अदालत मानती है कि दिल्ली में 8 फरवरी को चुनाव हो रहे हैं कि केजरीवाल जी के और इनके पार्टी के भविष्य के बारे में फैसला करने का हक सिर्फ दिल्ली के लोगों को है और कोई अदालत इसका फैसला नहीं दे सकती। तो इसलिए ये अदालत केजरीवाल जी को हिदायत देती है कि वो अपने काम क्या चर्चा दिल्ली के लोगों के सामने रखें और वही इनके ऊपर फैसला देंगे। धन्यवाद। इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि आने वाले चुनाव में दिल्ली की जनता सोच समझ कर फैसला करेगी, काम पर फैसला करेगी, नाम पर फैसला करेगी। आज का मुकदमा यही खत्म करते हैं। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।